हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। तो जैसे कि मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको कुछ विषयों के बारे में समझा रहा था। आज मैं पिछली बार मैंने क्रिया के बारे में आपको बताया था, तो क्रिया से आगे के विषयों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले पिछली क्लासेस में मैंने क्रिया का शाब्दिक अर्थ, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के प्रकार जिसमें एक कर्मक और द्विकर्मक प्लस सकर्मक और अकर्मक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि क्रिया दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, सकर्मक और अकर्मक में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और वीडियो को देखिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिया के कुछ अन्य भेद, क्रिया के कुछ अन्य प्रमुख भेद, अन्य प्रमुख भेद। ठीक है, क्रिया के कुछ अन्य प्रमुख भेद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये भेद हम पढ़ेंगे, यहीं से मोस्टली आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, वो आपको क्रिया के अंतर्गत इन्हीं से कोई वाक्य देगा। ठीक है, कोई एक वाक्य देगा और वहाँ पूछेगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है, मतलब कौन सी क्रिया का कौन सा भेद है या किस भेद की क्रिया का वाक्य है। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, कुछ अन्य के प्रकारों में सबसे पहले हम देख लेते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, ठीक है, सबसे पहले संयुक्त क्रिया के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ कि समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद से भी इन एग्जाम्पल्स को क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो होता क्या है, इससे पहले मैंने क्रिया के विषय में आपको धातु के बारे में बताया था। तो धातु के मूल रूप को हम क्रिया कहते हैं। देखो संयुक्त का नाम है, संयुक्त मतलब पूरा। ठीक है, देखो संयुक्त में दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनना है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से, किसके मेल से, धातुओं के मेल से बनने वाली, मेल से, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। अब पिछली क्लास में मैंने धातु के बारे में बताया था। धातु किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल शब्द। जैसे चल, चलना चल, खाना खा, पीना पी, दौड़ना दौड़, इसी प्रकार की थी। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि क्या संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हम सिंपल देख लेते हैं कि आशीष सो चुका, आशीष सो चुका। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक धातु, देखो सोना, सो, चुका, मतलब ये चुका भी एक क्रिया है। ये क्या बता रहा है हमको, पास्ट के बारे में बता रहा है। ये भी एक क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो एक क्रिया ये हो गई धातु रूप, और एक क्रिया ये हो गई, है ना। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से दो क्रियाएं आ गई, इनके मेल से क्या बनती है, संयुक्त क्रिया बनती है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, आशीष सो चुका, ठीक है, या मनीष सोने लगा, ठीक है, या वह पहुंच गया, क्या, वह पहुंच गया। इसमें भी देखो पहुंचना, पहुंचना का धातु रूप है पहुंच गया। ठीक है, दूसरी क्रिया आ गई, दो धातु आ गए। तो दो धातुओं या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सहायक क्रिया के बारे में। किसके बारे में, सहायक क्रिया। देखो इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा या सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ किसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, हिंदी व्याकरण। मैंने कहा हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है आपस में। ठीक है, सबको पढ़ने के लिए सभी पढ़ो और सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हमारे लिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ के क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश जैसे हम पढ़ते हैं वहीं वैसे ही हिंदी व्याकरण में सहायक क्रिया को हम पढ़ेंगे। देखो सहायक क्रिया क्या है कि मुख्य क्रिया के साथ परियुक्त होकर, किस क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया, दिखाई दे रहा होगा ये, मुख्य क्रिया के साथ
प्रयुक्त होकर, क्या होकर, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण या स्पष्ट, पूर्ण अर्थ प्रदान करती है। ध्यान से देखिए, समझिए फिर। मुख्य क्रिया के साथ मतलब वाक्य में एक मुख्य क्रिया होगी, उसके साथ एक अन्य क्रिया प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसका। एग्जाम्पल, ठीक, उदाहरण, मैं घर जाता हूँ। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है सहायक क्रिया का। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ सहायक क्रिया का एग्जाम्पल है, एग्जाम में कोई नहीं बताएगा, एग्जाम में आपने खुद ढूंढना है वाक्यों को देख के। मैं घर जाता हूँ, देखो मुख्य क्रिया जाना, मुख्य क्रिया होगी जाना, घर तो हो गया कर्म और मैं तो हो गया कर्ता, तो फिर इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? एक ही तो बची, ये हूँ। इसने क्या किया, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ या स्पष्ट अर्थ प्रदान किया। अब इस सहायक क्रिया को हटाओ, मैं घर जाता, मैं घर जाता, एक पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जैसे ही ये सहायक क्रिया इसके साथ लगी, सहायक क्रिया मैं घर जाता हूँ, पूर्ण स्पष्ट अर्थ इसको प्रदान हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, वे हंस रहे थे, क्या, वे हंस रहे थे, हंस रहे थे, हेल्पिंग वर्क। ठीक है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया यहाँ पे ये होगा। अब हम नेक्स्ट क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, नाम बोधक क्रिया। देखो यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ से पेपर्स में, एग्जाम्स में पक्का आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नाम बोधक क्रिया क्या है, समझेंगे। ठीक है, कि नाम बोधक क्रिया हम किसे कहते हैं, क्या नाम बोधक क्रिया होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है और क्या इसका अर्थ होता है। नाम बोधक क्रिया से जैसे कि पता लग रहा होगा, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण, ध्यान से सुनना। संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है, मतलब संज्ञा और विशेषण के साथ क्या जोड़ने पर, क्रिया जोड़ने पर, क्रिया जोड़ने पर, क्रिया जोड़ने पर जो संयुक्त क्रिया बनेगी, क्या बनेगी, संयुक्त क्रिया बनेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, नामबोधक क्रिया। जब भी एग्जाम में वाक्य आपको दिखे तो देखना कि संज्ञा के साथ जुड़ रखी है क्रिया या विशेषण के साथ जुड़ रखी है। अगर इन दोनों के साथ जुड़ रखी है, मतलब कहीं पे संज्ञा के साथ जोड़ के दे देगा, कहीं पे विशेषण के साथ जोड़ के दे देगा, तो आप डायरेक्ट आंसर होगा आपका नामबोधक क्रिया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, दुखी होना, दुखी होना, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, दुखी होना। देखो दुखी क्या है, दुखी, राम दुखी है, उसका विशेषण हो गया, राम दुखी है, तो होना, ये क्रिया कौन सी आ गई, नामबोधक क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने पर जो संयुक्त क्रिया पैदा होती है, दुखी होना। ठीक है, दुखी होना, नाराज होना, इसी प्रकार नाराज होना। ठीक है, आपका भस्म करना, किसी को जला देना है ना, भस्म करना, भस्म करना, शिव जी जैसे भस्म कर देते थे पहले के जमाने में। ठीक है, भस्म करना, नामबोधक क्रिया। संज्ञा और विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर या क्रिया जोड़ने पर जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है, उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। देखो पूर्वकालिक क्रिया कुछ नहीं है, पूर्वकालिक नाम से पता लगा है, पूर्वकालिक मतलब पहले की गई। देखो एक क्रिया, सिंपल भाषा में बताऊंगा, एक क्रिया करने के बाद पहली चीज, एक क्रिया तो होगी, एक क्रिया करने के बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है, जब क्या की जाती है, दूसरी क्रिया की जाती है, तो पहले वाली क्रिया क्या हो जाती है, तो पहले वाली क्रिया
क्या हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। एक क्रिया तो होगी, एक क्रिया जब वो कर देगा करता, तो उसके बाद जो दूसरी क्रिया करेगा, ठीक है, जब दूसरी भी क्रिया कर देगा तो जो पहले वाली क्रिया होगी वो हो जाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अब इसके उदाहरण क्या होंगे, इसमें किस प्रकार के वाक्य या किस प्रकार के जो है आपके पास एग्जाम्पल ये देगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे राम ने पढ़कर खाना खाया, कुछ भी बनाओ एग्जाम्पल यार, अपने हिसाब से बनाओ, आपको कॉन्सेप्ट पता है। राम ने पढ़कर खाना खाया, ठीक है। ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें आसान है, मेन चीज़ है आपकी समझदारी पर कि आप कितना समझते हैं। देखिए मैंने कहा कि एक क्रिया करने के बाद राम ने पहले कौन सी क्रिया करी, पढ़ाई करी, फर्स्ट क्रिया पढ़कर मतलब पढ़ाई करी, दूसरी क्रिया करी, फिर दूसरी क्रिया के पढ़कर उसने क्या खाया, खाना खाया। नंबर 2 क्रिया, एक क्रिया करने के बाद पढ़कर खाना खाया, दूसरी क्रिया खाना खाया की जाती है, तो पहले वाली क्रिया, तो पहले वाली नंबर 1 लिखा रखा है पढ़ना, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी, पढ़ना। तो इस प्रकार के वाक्यों में आपको यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऐसे ही आएगा। 2 क्रियाएं होंगी, पहले एक क्रिया होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया होगी। राम ने पढ़कर खाना खाया, या राम ने सोकर, या राम ने उठकर पढ़ाई की, सो के उठकर पढ़ाई की, ठीक है। इस प्रकार के आएंगे तो पहले वाली क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। या उसने घूमने के बाद आराम किया, तो घूमना पहली क्रिया होगी, उसके बाद उसने आराम किया, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी घूमना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। कौन सी देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, नाम से पता लग रहा है प्रेरणार्थक। सिंपल शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताता हूँ। किसी और को काम करने की प्रेरणा देगा, ठीक है। कर्ता जो है काम को खुद न कर कर, कर्ता कार्य को खुद न कर कर, खुद न करते हुए कर कर किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है, देखो अगर हिंदी को पढ़ाना है ना तो अपनी लाइफस्टाइल में हिंदी को जोड़ो, ठीक है। आप हमेशा इन सारी क्रियाओं का इस्तेमाल अपने बोलने में करते हैं या अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, XYZ, कारक XYZ, हिंदी कोई भी चीज़ है, आप सबका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ज़रूरत है कि जब आप इनको पढ़ें तो अपने जीवन पे या दूसरे के जीवन पे ज़रूर एक बार नज़र डालें कि कौन सी मैंने कब किसको प्रेरणा दी। सोचो, कई बार आप अपने घर में हो, ठीक है, आपने कहा कि ज़रा मेरे लिए पानी ले आओ, ठीक है, या कोई चीज़ आपने कार्य खुद नहीं किया, किसी और से काम करवाया, ठीक है। या फिर आपने कहा कि ज़रा झाड़ू मार दो, है ना, या मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता जो होता है, कर्ता कार्य को खुद ना कर कर किसी और को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी और से काम करवाता है, बिल्कुल इजी भाषा में, ठीक है। अब इसका एक सुटेबल सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसका एग्जांपल होता है, तो सबके स्कूल में होता है। अध्यापक ने कुछ एग्जांपल लेते हैं। रमेश बहुत हो गया है ना, गीता ले लेते हैं। अध्यापक ने गीता से पुस्तक पढ़वाई। ध्यान से सुनो, अध्यापक ने गीता से पुस्तक पढ़ाई। कर्ता कौन है, अध्यापक जी हमारे कर्ता हैं। गीता कौन है, दूसरा है, ठीक है। पुस्तक कर्म पढ़वाई, कर्ता कार्य को खुद, अध्यापक चाहता खुद भी पढ़ता, लेकिन अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ी। कर्ता ने क्या किया, कार्य खुद ना कर कर, पुस्तक खुद ना पढ़कर किसी और से क्या करवाए, कार्य करने की प्रेरणा, मतलब किसी और से पुस्तक पढ़ाई। अध्यापक ने गीता से पुस्तक पढ़वाई, ठीक है। तो प्रेरणा दी अध्यापक ने किसको, गीता से, किस चीज़ की, पुस्तक पढ़ने की, मतलब पुस्तक पढ़वाई उसने गीता से, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें एग्जाम्पल आएंगे,
ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यहीं से तो ये 5 प्रकार मैंने आपको बताए, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, यूके एसएससी है, किसी भी स्टेट के हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इन्हीं से मोस्टली जो 5 प्रकार बताए, यहाँ से क्रिया से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन पूछता है। चाहे कितना भी बड़ा भारत का कोई एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है आपका, वहाँ भी अगर आपको हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ भी आपको ये काम में आएंगी। वन डे एग्जाम के लिए तो ये क्लासेस बिल्कुल सुटेबल हैं और आपको ये क्लासेस बिल्कुल ध्यान से पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं या नए कॉन्सेप्ट समझने को उत्सुक रहते हैं। कई बार होता है कि लोगों को मतलब कोचिंग लेते हैं, कई चीज़ें उनको समझ में नहीं आ पाती हैं, तो क्या पता है ना, इस वीडियो से या इन मेरे पढ़ाई द्वारा मैंने जो पढ़ा रखी हैं चीज़ें, इनसे उनको समझ में आ जाए, है ना। तो मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि यहाँ खड़े होकर आपके दिमाग से जुड़ना, है ना। ज़्यादा हाई फाई बातें, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल, बहुत अजीब अजीब चीज़ें, हिंदी के टफ शब्द बिल्कुल यूज़ नहीं मैं करता हूँ अपनी वीडियो में। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल आपके दिमाग में घुसकर, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल सामान्य जीवन से उठा के, बेसिक नाम उठाकर आपको ये चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आने की उम्मीद मुझे लगती है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उनके साथ ज़रूर इनको शेयर कीजिए जो हिंदी को बहुत कठिन समझते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है हिंदी, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसी के उसमें मैं एक लास्ट एक बोनस के तौर पे आपको एक क्रिया और बता देता हूँ, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सब यूज़ करते हैं अपने लाइफ टाइम में, लाइफ स्टाइल में। ठीक है, क्रियार्थक क्रिया, जब हम क्रिया को संज्ञा के तौर पर प्रयोग करते हैं, संज्ञा के तौर पर प्रयोग करते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, ये बोल सकते हैं ना। संज्ञा के तौर पर प्रयोग करते हैं, तौर थोड़ा अजीब वर्ड हो गया, संज्ञा के तरह, ठीक है, थोड़ा सुटेबल हो गया। क्रिया को, जब हम क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं, संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं। संज्ञा क्या होती है? राम सुरेश, खाना पीना जाना। लेकिन हम यहाँ पे क्रिया को, पढ़ना, खाना, पीना, टहलना, इसको हम किसकी तरह यूज़ करेंगे? संज्ञा की तरह यूज़ करेंगे। हाईलाइट है ये चीज़, इसको देखो, संज्ञा की तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पे फोकस रखना है। संज्ञा की तरह यूज़ करेंगे क्रियार्थक क्रिया में। अब इसके एग्जाम्पल हम 2 चीज़ देख लेते हैं। टहलते सब है, क्या लिखते हैं हम? टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक। आजकल बच्चों के लिए हानिकारक ही है, क्योंकि सारे गेम्स में लगे रहते हैं। हानिकारक नहीं है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक होता है या है, ठीक है, लाभदायक होता है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सबको बताओ, ठीक है, बच्चों को भी। जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं तो ज़्यादातर मोबाइल्स में या इंडोर घर के अंदर रह के पूरा दिन काटते हैं, तो उनको बताओ टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? क्रिया को देखो, टहलना एक क्रिया है, लेकिन हमने यहाँ पर जो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देखो, खाना स्वास्थ्य के लिए कुछ भी चीज़ है ना, सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कोई भी चीज़। तो टहलना को हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया? टहलना जो क्रिया है, इसको हमने यहाँ पे संज्ञा की तरह यूज़ किया, संज्ञा की तरह यूज़ किया है, ठीक है। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इस प्रकार की चीज़ें। तो क्रियार्थक संज्ञा हम इसी को बोलेंगे, जहाँ पे हम क्रिया को संज्ञा की तरह प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्रिया का ये वाला पार्ट, जिसमें मैंने क्रिया के कुछ अन्य प्रमुख भेद आपको बताए, ये समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना रिव्यू देख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ आपने कुछ गलत बताई, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगा और अपने काम को और अच्छे से आपके सामने पेश करूँगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।